चलो क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कौन सा चैप्टर में कितना है और क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा फुल ऑन फील आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अभी ये जो मैं फोकस कर रहा हूँ ये सीबीएसई को लेके फोकस कर रहा हूँ और उसी पैटर्न को लेके चलूंगा, क्योंकि पहले बता दिया था कि एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे। तो टर्म 1 की अगर बात करें ना, तो इसका जो सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 10th वगैरह में पढ़े होंगे, इसमें डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन सीजी वाले हो तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, उसके बिना बोर्ड का पेपर सेट होता नहीं है। जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा ना कि ये पेपर में आपके 100% आ रहा है तो उसको कर लेना, बोर्ड का पेपर उससे अलग नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसमें 3 टाइप का कैपेसिटर बनता है, उसमें से एक कैपेसिटर 100% बोर्ड में आना ही चाहिए, उसके बिना पेपर सेट नहीं होता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, रेजिस्टेंस वगैरह देखे ना, सुने रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है यार, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी क्लास में यार, ठीक है। उस बुक से फार बेटर मैं तुमको नोट्स देने वाला हूं, तो बुक खरीदो मत, फालतू पैसा वेस्ट है, बोलने तो दूंगा नहीं, कभी नहीं ये करने दूंगा, सारा चीज यही मिलेगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते क्या है, रेजिस्टेंस के बाद देखो ना, वो भी ले गए आगे, ठीक है। कुछ बुक की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कॉपी लाओ, मैं तो बोलता हूँ कॉपी भी नहीं लाओगे तो चलेगा, सारा नोट्स आपको मिलने वाला। लेकिन प्रिसाइजली एक बात को ध्यान पे रखना कि हमको इस साल रिजल्ट देना है, तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो सारे असाइनमेंट को बड़े प्रिसाइजली सॉल्व करना है। असाइनमेंट कहाँ आएगा, ऐप पे ही आएगा, सब कुछ आपका ऐप पे ही रहेगा, क्लियर मेरी बात, ठीक। तो अब बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में देखो ये जो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है ना, हम चार्ज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करेंगे, ये दोनों चैप्टर में। यहाँ पे चार्ज को मूव कराएंगे एट अ यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, लेकिन कैसा चार्ज मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो एक जैसे स्पीड से मूव करेगा। तो जब चार्ज एक जैसे स्पीड से मूव करता है ना, तो अपने सराउंडिंग क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, अपने में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये क्या है, यहाँ पे चार्ज रेस्ट था, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा था, यहाँ पे चार्ज वेरिएबल मोशन में मूव करेगा। वेरिएबल मोशन में मूव करने का मतलब जैसे आप बाइक चलाते हो ना, एक स्पीड में नहीं चलाते हो, आपकी स्पीड क्या करती है, वैरी करती है। सेम हियर आपकी स्पीड क्या करेगी, वैरी करेगी, मतलब चार्ज की स्पीड वैरी करेगी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टॉपिक है दैट नेम, इसमें भी एक टॉपिक है, कहां का ये, वान डी ग्राफ जनरेटर। सीजी वालों के लिए तो लाइफ लाइन है दोस्त, पलट के देखना, हर एक साल छोड़ के देता है, आता ही है वो पेपर में क्वेश्चन। वान डी ग्राफ जनरेटर, इसमें पढ़ोगे साइक्लोट्रॉन, सुना है नाम, कभी सुने हो नाम, चलो होता है क्या चीज, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं अपन ना। आप देखे हो, अच्छा यूनिवर्स में कितने टाइप के फोर्स हैं बताओ, यूनिवर्स में सब कितने टाइप के फोर्सेस, 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। द वीकेस्ट फोर्स ऑन अ यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस। यार अब सोचने की बात आती है ना कि न्यूक्लियर फोर्स को यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों बोला गया, न्यूक्लियस होता कितना बड़ा, यार एटम को किसी ने देखा है, द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटम। किसने बोला था, डाल्टन। डाल्टन क्या बोला था कि कोई भी सब्सटेंस को लोगे, सब्सटेंस का सबसे जो छोटा पार्ट होगा ना, वो क्या होगा, एटम होगा। किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था। आगे चल के रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया, तो और अपन ये कंक्लूजन पे आए कि यार न्यूट्रॉन जो एटम होता है, एटम के बाहर अंदर एक क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। पूरा भारी भरकम एक चैप्टर है हमारे पास, दैट नेम आर एटम और न्यूक्लियाई, वो लास्ट में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब ये समझ में आता है कि यार एटम तो छोटा होता है, उसका न्यूक्लियस तो उससे और छोटा होगा, तो उसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसा हो, तो एग्जैक्टली वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसा वर्क करता है, जब चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन के साथ अटैच रहता है, उसको सेपरेट करना रहता है, उसको हटाना रहता है। उसको हटाने के लिए जो मेरी बिल्डिंग है ना, इससे बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होता है, ठीक है। ये दोनों, अगर आप IIT बॉम्बे अगर जाओगे ना, तो ये दोनों मशीन आपको वहां देखने को मिलेगा, दोनों मशीन हैं वहां पे, ठीक है। एक क्या था, वान डी ग्राफ जनरेटर, दूसरा क्या था, साइक्लोट्रॉन। ये वही काम करता है, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से सेपरेट करता है। क्यों सेपरेट की जरूरत पड़ी, आपको पता क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको बताता हूं। अभी अगर मैं आपको एक लोहा दिखाऊंगा, मैं आपको आंख बंद कर दूंगा,
लोहा आपको चबाने के लिए बोलूंगा तो आप इमेजिनेशन करोगे ये तो लोहा है, अगर वुड दूंगा तो बोलोगे ये तो वुड है। कैसे आइडेंटिफाई किए, नाम कैसे किए? कोई भी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिसाइड करता है न्यूट्रॉन। कौन डिसाइड करता है? नहीं समझ में आया? कि अगर मैं बोलूंगा एक प्लास्टिक है, एक सोना है, मतलब गोल्ड है मेरे पास, तो गोल्ड है कैसे पता चला हम लोगों को? तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किसके किसके पास है? हम आपने पढ़ा ना हमारे जो टोटल भारत में कितने टाइप के, कितने एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स है पता है? सुने हो नाम? एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा, ठीक है? नहीं सुने? सब कुछ भी नहीं सुने? सुने ना एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, सुने हैं? वो करते क्या है, उनका मेन काम क्या है? अगर मान लो कहीं पे खुदाई चल रहा है, कहीं माइंस में कुछ काम वाम चल रहा है, वहां कुछ अजीब टाइप का एक स्टोन मिल गया, तो उस स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या, वो आइडेंटिफाई कौन करता है? वो डिपार्टमेंट करता है। वो डिपार्टमेंट कैसे करता है? वो डिपार्टमेंट कैसे करता है? उस मटेरियल के एटम तक पहुंचेगा, एटम से फिर कहां पहुंचेगा? उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाने के बाद प्रोटॉन को हटाएगा। जब तक प्रोटॉन रहेगा तब तक उस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता नहीं चलेगा। तो वो जो मटेरियल, उस मटेरियल के जो एटम से जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को हटाने का जो काम करता है ना, ये दो बड़े बड़े मशीन्स करते हैं। ठीक है? क्यों हटा रहे हैं? हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि न्यूट्रॉन बताएगा कि वो मटेरियल की क्या गुण है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो ये इसीलिए सीजी में ना ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आते ही चले, रैंडमली देगा ही देगा। और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में आप बहुत सारी चीजें नया नई चीज सीखेंगे कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैग्नेट देखे हो कि नहीं देखे हो, कैसा होता है मैग्नेट? मैग्नेट तो मैग्नेट होता है यार। आप एक चीज ध्यान पे रखना कि पूरे यूनिवर्स में ना कोई चीज अगर रोटेट कर रहा ना तो बिना मैग्नेटिज्म के वो रोटेट कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो आप बचपन में एक छोटा सा मोटर देखे होंगे, उसको तोड़े होंगे, तो उसके अंदर मैग्नेट निकला था, लेकिन मैं ये भी तो मूव कर रहा है, ये भी तो रोटेट कर रहा है। जब इसको खोलोगे तो इसके अंदर मैग्नेट नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आर्मेचर। क्या मिलेगा? आर्मेचर। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कब? जब करंट को फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? तो ये पूरा केस जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट को डेडिकेटेड है और बहुत मजेदार टॉपिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये ओवरव्यू था 4 चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नंबर 5 था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हमारा जो अर्थ है ना, वो भी एक यूनिवर्स जो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। सोचो कभी? नहीं सोचे? नॉर्थ पोल नॉर्थ में क्यों है, मतलब ऊपर ही क्यों है? साउथ पोल नीचे क्यों है? ऐसा कभी सोचे? और जो अर्थ रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है कि ईस्ट टू वेस्ट करता वैसे ही क्यों रोटेट करता है? ठीक है? इक्वेटर और पोल में डिफरेंस क्यों है, दोनों का लेंथ में डिफरेंस क्यों है, ये सारी जानकारी ये देगा। ठीक है? आप जीपीएस यूज करते हैं ना मोबाइल में, अभी किसी को लोकेशन भेजना तो जीपीएस आप भेज दी तो तुरंत उसके पास क्या चला जाता है? लोकेशन चला जाता है। तो वो कैसे लोकेशन काम करता है पता है? लैटिट्यूड एंगल बेसिस पे काम करता है। किसके बेसिस पे काम करता है? लैटिट्यूड एंगल। ये बताएगा आपको कि किस जगह पे किसका क्या लोकेशन होता है। हमारा जो जीपीएस है ना कंप्लीटली इसी चैप्टर के बेस्ड है। ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक बात क्या हुई कि अगर कोई हम वायर लेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, तो अब क्या होगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को हम काम पे लगा देंगे। जैसे काम पे लगा दिया, ये फैन काम पे लगा दिया। इस चैप्टर में इसी के बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में 7 सर्किट पढ़ोगे आप। ठीक है? 7 में से एक सर्किट के बिना आपका बोर्ड का पेपर सेट होगा ही नहीं। मैं बोला था ना 50 क्वेश्चन मैं अभी दे सकता हूं, तो ये सारे क्वेश्चन है 7। आप अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। हम तो सीबीएसई को प्रिडिक्ट करते हैं 100% आता, सीजी का तो कोई वो ही नहीं, 100% वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है? लेकिन अभी सीखने के लिए बहुत कुछ इस चैप्टर में। ठीक? इसमें 7 सर्किट है, 7 में से एक सर्किट के बिना बोर्ड का पेपर सेट नहीं होता। ट्रांसफार्मर का नाम सुना आपने? क्या होता है ट्रांसफार्मर? जिससे करंट जनरेट होता है। करंट वो जनरेट करता ही नहीं है यार, वो ट्रांसफर करता है। वो ट्रांसफर करता ही नहीं है, वोल्टेज को अप डाउन करता है। मतलब अब मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, अब उस बल्ब को मेरे को कितना 220 वोल्ट में जलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो सच में जल जाएगा? मतलब वो ब्लास्ट हो गया ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं टेक्नीशियन के पास जाऊंगा। टेक्नीशियन क्या करेगा? छोटा सा ट्रांसफार्मर देगा। वो क्या करेगा? जो 220 वोल्ट है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा या 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे क्या होगा? वोल्टेज क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है? अब मान लो कि मेरे पास ऐसा भी केस आता है ना कि मेरे पास 300 वोल्ट का एक बैटरी बल्ब है, लेकिन मेरा सप्लाई कितने का? 220 वोल्ट का। तो कैसा जलेगा? क्या बहुत धीमा जलेगा। मैं चाहता हूं कि वो तेज जले, तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? टेक्नीशियन के पास। फिर वो एक ट्रांसफार्मर ही देगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वो एक बार वोल्टेज को बढ़ा भी रहा और एक बार वोल्टेज को क्या कर रहा? कम कर रहा। तो वोल्टेज में जो वेरिएशन लाता दैट इज कॉल्ड बाय ट्रांसफार्मर। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे मोटर। मोटर का नाम सुना है? जो अभी बताया था मोटर, वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप। डायनेमो सुना है?
वो जो मैजिशियन डायनेमो की बात नहीं कर रहा हूं, डायनेमो, डायनेमो को बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जो करंट को जनरेट करता है। ठीक है, दो तरीके का जनरेटर आप पढ़ोगे, एक होगा एसी जनरेटर, दूसरा क्या होगा? डीसी जनरेटर। तो ये चैप्टर अब तक जितने चैप्टर पढ़े सबसे बड़ा चैप्टर, लगभग 1 महीने का टाइम लेगा, और इसको पढ़ लिए तो बहुत कुछ पढ़ लिए फिर फिजिक्स में। ठीक है, सारे टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टर्म 2 आ जाता है। सीबीएसई वाले रहेंगे तो यहां से टर्म 2 चालू हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुना है आपने? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सन से जो रेज आ रहा ना, जो लाइट है ना, वो एग्जैक्टली कैसा वेव है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब उसमें प्रोपोगेशन होता है। जब लाइट प्रोपोगेट करता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें। पता है आपको? अच्छा, इसके पीछे भी ना बहुत सारी कहानी थी। कहानी क्या थी? फेराडे एक साइंटिस्ट, फेराडे का नाम सुना आपने? माइकल फेराडे, मैक्सवेल, मैं टॉकिंग अबाउट द मैक्सवेल, मैक्सवेल की बात कर रहा हूं। मैक्सवेल ना एग्जैक्टली घूम रहे थे, मार्केट में घूम रहे थे, और सोचे कि बहुत लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं भी, बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सिमिलरली है, और इसने ऐसा मेहरबान हो गया ना भगवान मैक्सवेल पे कि वो अभी तक इतिहास बन गया। कैसे? पहले की थ्योरी में ये बताया मैं कि अगर आप कोई वायर लोगे, करंट फ्लो करोगे, तो वो अपने सराउंडिंग क्या करता? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर है? हमने क्या अप्लाई किया? करंट फ्लो, इंड्यूस क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या हुआ समझ में आया? हम अप्लाई किया कि करंट, वो इंड्यूस क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड। तो कई साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया पता? मैग्नेटिक फील्ड दिए, करंट भी बना लिए, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक का मीन क्या होता है कि अगर मैं वॉल को एक 5 दूंगा ना, जितना मैं फोर्स उसको दूंगा बदले में उतना फोर्स मुझे भी वो देगा। तो नेचर लव सिमेट्रिक। हमारा जो नेचर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिक को। तो हम जब करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो करंट बनाना चाहिए ना, बनाना चाहिए ना। तो यहां तक रिसर्च हो गया था, तो इसके पास कुछ रिसर्च करने के लिए नहीं था, किसके पास? मैक्सवेल के पास। तो ठीक है, एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में था तब, क्या था कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप कहीं पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे ना, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। देखो मेरी बात को समझो, पहले करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड दिए, तब करंट बना। तो वहां ट्रेंडिंग ये चला था ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तब भी करंट बनेगा। तो इसके दिमाग में लगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए ना। तो ये सोचा कि मैं इस पे रिसर्च कर लेता हूं, मेरा रिसर्च सक्सेस हो जाएगा तो मैं तो फिर निकल पड़ी मेरी फिर। तो ये रिसर्च करने के लिए निकला। तो इसने जो रिसर्च किया ना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं सुनो। इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया और मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश किया। तो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना, लेकिन इसके साथ साथ एक वेव निकलना चालू हो गया। ठीक है, एक मतलब रोशनी निकलनी चालू हो। तो जब इसने रोशनी की स्पीड देखा ना, तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड के बराबर था। किसकी स्पीड के बराबर था? लाइट के। तब इसको देखो, रिसर्च किसी और के लिए करने गया था, वो मिला कुछ और। तो इसीलिए वो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अपने आप में अमेजिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। AM, FM, PM साम नाम सुने? FM का तो नाम सुने होंगे। अरे बजाते नहीं है क्या गाना वाना? सुने हो नाम? फुल फॉर्म जानते हो? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। ये एक चैप्टर लिंक्ड है। फिर आता है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अपने आप में अमेजिंग चीजें हैं ये। रे ऑप्टिक्स में आप सारी चीजें पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे पता? रिफ्रैक्शंस, मिरर, लेंस, सारा इसमें पढ़ने वाले हो आप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ठीक है, कैमरा, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स। क्या आता है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो कि लाइट एग्जैक्टली प्रोपोगेट कैसे होता है। अच्छा, लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, और रे के फॉर्म में कि वेव के फॉर्म? प्रोपोगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। कैसे होता? वेव की रे देखो, आधे रे बोल रहे हैं, आधे वेव। रे वाले कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड। और वेव वाले कितने हो रहे? ठीक है, वेव वाले है ना, और रे वाले भी तो कुछ लोग हैं ना इसमें। देखो हुआ क्या था स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था? सबसे पहला आया था न्यूटन। कौन आया? सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी डेप्थ में घुसेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला आया न्यूटन। न्यूटन क्या बोला? न्यूटन ने क्या देखा? आप कभी देखियो घर के साथ, घर के ऊपर अगर होल होगा, जब लाइट आता तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते। तो न्यूटन क्या देखा? उसको देखा और बोला कि ये जो है ना, लाइट जो होता है ना, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ये पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूलर्स। क्या बोलते हैं इस पार्टिकल्स को? तो उसने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, कॉर्पस्क्यूलर्स थ्योरी। ठीक, तो लोगों को लगा यार न्यूटन तो बहुत बड़ा माना हुआ साइंटिस्ट है, सही बोल रहा होगा। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, हाइगन। ठीक है, हाइगन बोला नहीं न्यूटन तुम गलत बोल रहे हो, लाइट जो होता पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता। ठीक है,
फिर आया प्लांक, प्लांक क्वांटम थ्योरी लेके आया, बोला नहीं नहीं न्यूटन सही बोल रहा, लाइट जो था पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा। फिर आया मैक्सवेल जो तो पहले आया था, बोला नहीं नहीं लाइट तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा, हाइगन सही बोल रहा। अब दोनों के बीच में होगा कंफ्यूजन, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट भी बड़े माहिर थे और ये दोनों साइंटिस्ट भी क्या थे, बड़े माहिर। तो लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन हुआ, तब आया था डी ब्रॉगली। कौन आया था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली आया, अपना डुअल नेचर का एक स्टेटमेंट दिया। उसने ये बोला कि लाइट ना कई जगह पे वो नेचर बिहेवियर परफॉर्म करता है और कई जगह पे पार्टिकल बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे, इसमें एक चैप्टर अभी दिखाऊंगा मैं इसके बाद, तो हम उसको जो इसके बाद भी ना क्या हुआ कि जो ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स एग्जैक्टली क्या, हाउ टू बी डिफाइंड ऑप्टिक्स, बताओ 10th में पढ़े हो ना ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एग्जैक्टली क्या? ऑप्टिक्स वो है जो लाइट के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, मतलब लाइट के नेचर को डिफाइन करता है। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिफाइंडिंग द नेचर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स मतलब नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करता है? मैं आपको देख पा रहा हूं, कैसे देख पा रहा हूं बता सकते हो? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किससे देख पा रहा हूं? रिफ्लेक्शन। अगर आप पानी के अंदर जाओगे तब भी मैं देख पाऊंगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो ऐसे दो इंसिडेंट नहीं होते हैं, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, जब सारे फिनोमिना को हमने नोट किया और हमने टेस्ट किया कि यार रे ऑप्टिक्स बेस्ड है कि वेव ऑप्टिक्स बेस्ड है, कौन डिफाइन करता है, तो रे ऑप्टिक्स ने सिर्फ दो को डिफाइन किया। किसको किसको डिफाइन? और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस को वेल डिफाइन किया, बाकी किसी को भी ये डिफाइन नहीं कर पाया था। और ये जो था ना, कंपेयर टू दिस बहुतों को डिफाइन किया, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये डिफाइन नहीं कर पाया था। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, लेकिन 12th में वेटेज किसका है? रे ऑप्टिक्स। बात समझ में आ गया? इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक है YDSE, क्या बोलते हैं उसको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। समझ में आ रहा मेरी बात? नहीं आ रहा? इसके बाद आता डुअल नेचर एंड रेडिएशन, बताया था ना इसके बारे में। तो डी ब्रॉगली का पूरा इसके बारे में, आइंस्टाइन थ्योरी है, न्यूटन थ्योरी है, सारी थ्योरीज को इसको अपन क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और आता एटम, लास्ट में पढ़ोगे आप एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा था? एटम का जो सबसे पहली जो उपज थी ना माइंड में, किसके माइंड में एटम जो वर्ड आया था? ठीक है, एटम का नाम एटम ही क्यों पड़ा? ये सारा चीज बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है, हालांकि सीजी में उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो पूरी चीजों को हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है न्यूक्लियाई। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 12th पढ़े और ये दो चैप्टर नहीं पढ़े तो आप कुछ भी नहीं पढ़े, खत्म है। फिर आपका 12th पढ़ने कोई मतलब, रट के तो वैसे ही पास हो जाओगे, लेकिन समझने लायक बहुत कुछ है और ऐसी चीज है ना जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज है ये दोनों। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। कितना अच्छा लगेगा, अभी आप मेरे घर पे आए तो बेल बजाए ना, बेल बजाए कि नहीं बजाए? मोस्टली किसी के भी घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कितना अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगा कि सिर्फ 50 रुपए में आपको एक ऐसा इक्विपमेंट बना के दूंगा मैं ड्यू टू दिस चैप्टर, कि आपके घर के सामने बस कोई आके खड़े हो जाए तो अंदर बेल बजना चालू हो जाए। कितना अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास जो नल है ना पानी का, आप बस ग्लास लेके जाओ, पानी अपने आप गिरेगा सिर्फ 50 रुपए में। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ये चैप्टर वो सिखाता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बड़ा सा कंप्यूटर टीवी है, टीवी कैसा? सीआरटी का नाम सुने हो? कैथोड रे ट्यूब। जो हम पहले यूज करते थे ना टीवी, जो बड़ी बड़ी टीवियां होती थी, उसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब। इमेजिनेशन की मेरे पास एक टीवी है बड़ी सी, ठीक है, और मुझे वीडियोस देखना, तो वीसीआर भी है मेरे पास, पहले डीवीडी या वीसीआर जो भी मान लो, और मुझे गाना सुनने का बड़ा शौक है, एक साउंड सिस्टम भी। आप इकट्ठा करो, देखो कितनी सारी चीजें बन रही है। मुझे कंप्यूटर भी चाहिए काम करने के लिए, कंप्यूटर भी रख लो आप। समझ में आ रहा मेरी बात? तो इतनी सारी चीजों को मिला के कितना मेरी जेब में आ जाएगा सारी चीजें? अरे सारी चीजें जेब में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। अभी तो आ जा रहा है एक मोबाइल। इस चैप्टर की देन। अगर ये चैप्टर ना होता, विलियम शॉकले और आरजे वार्डिन 1948 में अगर ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन नहीं करते तो आज हम लोग वही अंधेरे में जी रहे होते। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं रहते, ना आप कैमरा यूज करते डिजिटल कैमरा, और ना ही आप मोबाइल फोन यूज कर सकते। ठीक है, वही ट्रेडिशनल तरीका चलता। समझ में आया मेरी बात? तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्या बोलते हैं, बिगेस्ट चैप्टर ऑन द 12th। ये अल्टरनेटिंग करंट के बाद सबसे बड़ा चैप्टर ये है। इस चैप्टर में टोटल सीजी वालों के लिए 4 क्या बनता है? ट्रांजिस्टर बनता है। कितने ट्रांजिस्टर? 4। सीबीएसई वालों के लिए 8 बनता है। आपका जो 4 ट्रांजिस्टर है ना, 100%, अभी घर जाके देखना, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, पीएनपी एनपीएन दिखेगा कहीं ना कहीं। उसके बिना बोर्ड का पेपर सेट नहीं होता। और कितने नंबर का आता है आप ब्लूप्रिंट से चेक कर लेना, 4 से 5 नंबर का आता है। एक ठोक इसके बिना आपका बनेगा नहीं।
और दूसरी बात, आपने रेक्टिफायर का नाम सुना है? रेक्टिफायर, अगर मैं बोलूं आप घर में कौन सा करंट यूज करते हो तो आप क्या बताओ? एसी यूज करते हो ना। लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मेरा फोन है, एवरीथिंग वर्क ऑन द डीसी करंट। वो किस पे वर्क करता है? डीसी करंट पे वर्क करता है। तो मतलब हमको गलत बताया गया कि वो एसी पे वर्क करता है? तो नहीं, एग्जैक्टली जब आप चार्जर यूज करते हो ना, चार्जर कभी अगर खराब हो गया होगा चार्जर, तो आप निकाल कर देखना, जो आपका करंट, जो मेन करंट आता है ना, वो एक छोटे से ट्रांसफार्मर पे जाएगा। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? हायर वोल्टेज को लोअर वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर का नाम भी बता रहा हूं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब चैप्टर पढ़ो, आज थोड़ी पूरा खत्म हो जा रहा, अभी तो पढ़ रहे हैं है ना। तो डीसी एसी पे काम करता। अब जो रेक्टिफायर जो होता है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है? एसी को डीसी। तो हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आपके पास रेक्टिफायर लगा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसको पढ़ोगे। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है ट्रांजिस्टर, दूसरा है रेक्टिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता ही है। तो इसके साथ ही आपका क्या हो गया? चैप्टर ओवरव्यू खत्म। तो इतने चैप्टर से लाइक 14 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, और ये 14 चैप्टर को खत्म करते तक कहां पहुंच जाओगे आप? जनवरी टच कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर क्लासेस रेगुलर लगी तो, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर मैं क्लासेस नहीं ले पाया तो एक और फिजिक्स से टीचर आएंगे, वो आपको कंटिन्यूअसली क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। और वो फिर जो भी चल रहा है, जैसा शेड्यूल चल रहा है, उनके हिसाब से टाइम आप मैनेज करते जाओगे, पूरा रिकॉर्डिंग सब चीज मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे हम बात करने वाले। अभी जितनी सारी चीजें देखिए ना, स्लाइड्स, सारा वीडियो आपको ऐप में आज ही रात को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हो। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू बी डिफाइंड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन सबको बोलना पड़ेगा, खाली क्लास में कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। और पीछे टिक के तो बिल्कुल नहीं बैठना, एकदम सामने रहना, 90 डिग्री से कम पे रहना, तो कॉन्सेंट्रेट बनेगा। वैसे बोरिंग तो है नहीं, फिजिक्स बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फिजिक्स एग्जैक्टली क्या? फिजिक्स क्या? फिजिक्स एक पेड़ जैसा, एक ट्री जैसा है, जिसके बहुत सारे क्या है? ब्रांचेस हैं, ठीक है। जिसमें से ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो इसका डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द चार्ज। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ज। ये डेफिनेशन कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते हैं क्या यार? 100% बोलेगा, गूंगा भी बोलेगा, ठीक है। क्लास में भी देखते जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या? किसी को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द चार्ज। हम किसमें डील करते हैं इसके बारे में? अगर ऑप्टिक्स बोलूंगा तो ऑप्टिक्स में लाइट से डील करते हैं, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट से डील करते हैं। अगर आपको 12th का, अगर कोई आपको आके ये बोले कि 12th का कंप्लीट फिजिक्स है क्या, तो आप बोल देना लाइट है। क्या है? सिर्फ लाइट है। पूछो कैसे? ऑप्टिक्स है मतलब लाइट है। ऑप्टिक्स के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी है। तो इसलिए आप पहले इलेक्ट्रिक पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिक पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे, फिर लाइट पढ़ोगे। तो 12th का जो कंप्लीट फिजिक्स है वो सिर्फ लाइट है। बात समझ में आया? 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में क्या वेरिएशन है, बता सकता है कोई? 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? 11th का फिजिक्स मैकेनिक्स है, और 12th का फिजिक्स क्या? इमेजिनेशन, कंप्लीट इमेजिनेशन। यहाँ कोई चीज आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। अभी 11th का अगर मान लो मैं पुल्ली का क्वेश्चंस बना रहा हूं, तो मुझे पुल्ली दिख रहा है कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मुझे वेट दिख रहा कि वेट कहां जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन 11th में, 12th में आपको सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड है। मैं बोलूंगा कि करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, वायर में दिख रहा है क्या करंट फ्लो होते हुए? जस्ट इमेजिनेशन। बात समझ में आ गया? तो समझते चले जाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। चलो, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो ब्रांचेस फॉर्म में डिस्कस करते हैं। एक होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। और दूसरा क्या होता है? मोशन। सेकंड क्या होता है? मोशन। मोशन को दो तरीके से, एक क्या होता है? यूनिफॉर्म, और एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बनाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें नहीं लिखा हूं, आप समझ जाना। अगर रेस्ट में तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर वो मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक और बनाता है, अगर ये क्या करता है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन करेगा ना। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन, इसका मोशन दो तरीके का होता है। कैसा होगा? ये यूनिफॉर्म अगर मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अगर इसका मोशन क्या होगा? वेरिएबल मोशन होगा, तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बनाएगा ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो ये दो तरीके का है। तो चार्ज को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर किसके बेस्ड है? चार्ज को डिस्कस करो।
कैसे डिस्कस करो, आप दो तरीके से डिस्कस कर सकते हो, या तो चार्ज को रेस्ट, या तो चार्ज को क्या करोगे, मोशन। अगर रेस्ट करोगे तो आएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और अगर मोशन करोगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक दैट डील विद द स्टडी चार्जेस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको मैं तो इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि प्रिंट भी वैसे ही आ जाएगा फिर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स अंडर द विच द चार्ज आर स्टडीज इन दैट द स्टेट ऑफ मोशन, और यहां पे क्या चल रहा था, स्टडी ऑफ स्टैटिक, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट। क्लियर है यहां तक मेरी बात, याद रहेगा। और आपका फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हो चुका है चैप्टर, ठीक है, अब चैप्टर पूरा चलेगा। हम किस तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे ये भी बता दे रहा हूं, हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, कई जगह पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं, व्हाट इज द चार्ज, उसका डेफिनेशन, वैसा नहीं चलेगा। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके ये एमसीक्यूज बनाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज मैं यहां पे करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल मैं यहां पे करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको असाइनमेंट पे दूंगा आपके ऐप पे, ठीक है। पढ़ना है तो प्रिसाइजली सारी चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अभी इतनी सारी चीजों में ना हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी एक वर्ड आया दैट इज अ चार्ज, ठीक है। फिर पढ़ा रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें तब भी इसमें एक वर्ड आ रहा था दैट इज आल्सो नोन एज अ चार्ज, ठीक है। इसमें भी एक वर्ड आ रहा है चार्ज। अब ना एक थोड़ा सा दिमाग हो रहा खराब, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ गया, किसी कोई अगर मुझसे आगे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं डेफिनेशन चिपका दूंगा उसमें, ठीक है। तो बंदा खुश नहीं होगा, ये फर्क है। बंदा क्या बोलेगा, यार तुम तो डेफिनेशन तो बता रहे हो लेकिन इसमें चार्ज एग्जैक्टली है क्या। तो आप में से कोई है जो चार्ज को डिफाइन कर पाएगा। अभी अगर मान लो कोई एक्टिव बच्चा है, उसको मैं अगर समझा रहा हूं ना, तो ये सारी चीजें उसको समझ में आ जाएगा। फिर दिमाग में एक ही बात रहेगा कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो चार्ज है क्या चीज, तो एक बंदा सोचता है कि एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है। तो आप में से कोई बता सकता है एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या सुने तो है ना यार, मोबाइल चार्ज कर दे, नहीं सुने क्या, बैटरी डिस्चार्ज हो गया मेरा, ये चार्ज वर्ड है क्या चीज, सुने हो कभी, हाँ है ना, सुने हो तो जो भी सुने होंगे, जो भी पढ़े होंगे, उससे एकदम डिफरेंट बताने वाला हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम सबसे पहले क्या बात किए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी के कितने ब्रांचेस है वो डिस्कस किए। तो उसमें कॉमन वर्ड आ रहा था चार्ज, बार बार एक स्ट्राइक कर रहा था, दैट इज अ चार्ज। तो अब हम चार्ज को लेके बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ चार्ज, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है, ठीक है। चले तैयार हैं आप। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहां पे रहेगा ना, ठीक है। चलो अब छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। आपने एटम देखा, एटम देखा है ना, नहीं देखा क्या एटम, कितने लोगों ने देख लिया, यस सर, बोलने में कोई परेशानी नहीं, यस बोल दिया करो ना। एटम, एटम तो देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। एटम, एटम को दो स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, ध्यान पे रखना। फर्स्ट ये एक एटम, ठीक है, इसका जो शेप होता है ना ओवल होता है, ओवल शेप में बोला क्या है, ठीक है। और इसके सेंटर पे यहां पे होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको फील आए। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं दोनों, है ना, आपस में। अब ये क्या है, ये क्या है, ये इट इज अ न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, पहली बार किसी को समझ में आ रही है, ठीक है। मोस्टली मेरी राइटिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। और इसका ये जो है ना, ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक जो एटम होता है उसके बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। चलो एक और मटेरियल ले लेता हूं, एक और मटेरियल ले लेता हूं सेम, ठीक है। ये भी एटम है और इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, कई जगह पे ना, देखो एक बात बताओ, हम ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं इसको देख के बोल सकता हूं कि बॉटल कांच का है, दिखा कि नहीं दिखा आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कांच का अंदर ही है ये। अबे कांच का है वो, बॉटल किसका, प्लास्टिक है कि कांच का। अब वो जो परफ्यूम मेकर है वो किसका है, परफ्यूम डिस्पेंसर जो है वो किसका, प्लास्टिक का। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि हर मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हर मटेरियल एक जैसा दिखते हैं क्या, हर मटेरियल एक जैसा होता है क्या, हर मटेरियल का क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है। तो मैं यहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिया हूं, मटेरियल ए और मटेरियल क्या ले लिया हूं, बी, ठीक है। और मटेरियल है मतलब क्या मैटर। अच्छा एक और चीज बताना भूल गया,
इस यूनिवर्स में टोटल कितने टाइप के एनर्जीज हैं आपको पता है? टोटल यूनिवर्स में 2 टाइप के एनर्जीज है, ठीक है। एक होता है रेडिएशन, क्या होता है? रेडिएशन। दूसरा क्या होता है? मैटर। मैटर एक होता है रेडिएशन जो वेव्स के फॉर्म में जाएगा, जब पढ़ोगे तो बहुत डीपली पढ़ोगे। और दूसरा क्या होता है? मैटर। मैटर मतलब हर वो सब्सटेंस जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको क्या बोला गया? मैटर। मैटर मतलब मटेरियल। मैटर जो वर्ड आया वो मटेरियल से ही आया, ठीक है। मैटर मतलब अभी ये जो वॉल है ये भी क्या मटेरियल है ना, मेरे हाथ में पेन है वो भी मटेरियल है, मेरा स्किन ये भी मटेरियल है। मटेरियल है मतलब उसके अंदर एटम होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दो डिफरेंट सब्सटेंस लिया हूं और दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, हो सकता है दोनों अलग अलग होंगे, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होगी, है ना? कि दोनों एक जैसा होता है क्या? मतलब सीमेंट और रेती दोनों अलग है कि एक ही है? कि दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। हो सकता है कि किसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंडेड हो। कैसा? स्ट्रांगली बाउंडेड। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली बाउंडेड का मतलब, और इसका मतलब मान लो क्या है? लूजली बाउंडेड है। कैसा है? लूजली बाउंडेड। समझते हो इसका मतलब? लूजली बाउंडेड का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली बाउंडेड का मतलब हमको ना इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आसानी से निकल जाए, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है। एक वर्ड आएगा, उस सारी चीजों को ध्यान पे रखना। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्ट्रांगली बाउंडेड को नहीं बोलते। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा यूज है। अब कर क्या रहा हूं पता? अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने देखा कि भाई तेरे पास प्रोटॉन कितना, तो इसने बोला कि मेरे पास 10 प्रोटॉन है। मैंने पूछा तेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना, तो ये बोला मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने देखा तो न्यूट्रल, ये किस कंडीशंस में था? इनिशियली ये न्यूट्रल कंडीशंस में था। किसमें था? ये न्यूट्रल था। मतलब ना चार्ज ले, ना पॉजिटिव लेना चाहता है, ना नेगेटिव देना चाहता, ना कुछ देना नहीं चाहता। ये किस कंडीशन में था? न्यूट्रल था। मैंने इससे पूछा कि तेरे पास कितने, तो ये क्या बोला कि मेरे पास 8 प्रोटॉन है और कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी ना देने में इंटरेस्टेड है ना लेने में इंटरेस्टेड है। तो अभी तक चार्ज को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो अच्छे समझना मेरी बातों कि एग्जैक्टली चार्ज है क्या। चार्ज जो वर्ड आया है ना, ये जो चार्ज जो वर्ड आया है ये एग्जैक्टली होता क्या चीज है, तो इस बात को समझो। चार्ज एग्जैक्टली है क्या चीज? कई लोग बोलते हैं चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बोलते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। चार्ज एग्जैक्टली क्या होता है? चार्ज इज एनर्जी। चार्ज क्या है? एक एनर्जी है। अभी ये देना लेना चाहता था क्या? नहीं चाहता था। अभी ये देना लेना चाहता था क्या? नहीं चाहता था। तो मैं क्या कहूं कि दो डिफरेंट मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल को लिया, ये मटेरियल ए और मटेरियल बी है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। अब मैं क्या करता हूं? दोनों के बीच में रब करता हूं। क्या करता हूं? जब दोनों को रब करोगे ना, इसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाउंडेड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है। जब आप निकालोगे तो ये ए था और ये बी था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जो लूजली बाउंडेड है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले कितने प्रोटॉन थे? 10 प्रोटॉन थे, अभी भी 10 है, लेकिन अब उसका एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कितना बचा? 11। तो इसके पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इसको एफिशिएंसी बोलेंगे कि डेफिशिएंसी? एफिशिएंसी डेफिशिएंसी दो डिफरेंट थिंग है। डेफिशिएंसी मतलब कम होना, एफिशिएंसी का मतलब होता है अधिक होना, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा कम है क्या? इंग्लिश यूज कर सकता हूं ना, क्योंकि आगे चल के पूरा इंग्लिश ही पढ़ाने वाला हूं फिर, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैं 12th में हम लोग हिंदी मीडियम वालों को देंगे नहीं, क्योंकि छूटा हुआ, सारे टीचर्स का हिंदी छूटा हुआ है, ठीक। अब इसके पास की बात करूं तो इसके पास 8 प्रोटॉन अभी भी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? ये ले गया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 7, ठीक है। तो इसके पास क्या बचेगा? मतलब एक प्रोटॉन, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी। यहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। अब मैं इससे पूछूंगा कि भाई तू देने लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बोलेगा हाँ यार एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तू ले जा। समझ में आया? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है उसके पास क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक्साइटेड है, तो इसीलिए क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो जो चार्ज जो वर्ड है एग्जैक्टली क्या हुआ? वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ गया? अब इसी से इसकी डेफिनेशन बनाता हूं, देखता हूं तुम में से कौन बता पाएगा, और ये डेफिनेशन चिपका देना हर जगह पे, परफेक्ट डेफिनेशन। क्लियर मेरी बात? आपको फील आया एग्जैक्टली चार्ज है क्या चीज? हाउ डू यू डिफाइन अ चार्ज? दो डिफरेंट मटेरियल लेंगे, जब तक रब नहीं करोगे, फ्रिक्शन नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इसके पास कमी हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इस पे कम होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहां तक मेरी बात? ये सब किस में हो रहा है? ये सब एटम में ही हो रहा है। बिना एटम के हो सकता है? मैं बोलूंगा कि बिना एटम के आप करो, बिना एटम के करो किसके पास? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। समझ में आया मेरी बात? तो ये एटम में हो रहा है। एटम किस में होता है? एटम किस में होता है? एटम मटेरियल में होता है, मतलब मैटर में होता है। मैटर का क्या? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एटम, मतलब उसमें है, रहेगा ही रहेगा। उसका इनहांस प्रॉपर्टीज है। इनहांस मतलब उसका इंटेंसिक प्रॉपर्टीज है, उसका आंतरिक गुण है। हिंदी भी यूज कर रहा हूं, सुन लेना, समझ में आ जाएगा। उसका क्या है? आंतरिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भी वो देख रहे हैं, हिंदी वाले भी देख रहे हैं। तो इसका इनहांस प्रॉपर्टीज है किसका? मटेरियल का, कि एटम होगा और एटम होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। बात समझ में आया? तो ये जो प्रॉपर्टी जो खेल हो रहा है वो किस में हो रहा है? एटम में हो रहा है। एटम किसके पास होता है? मैटर के पास होता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अगर आपको मैं बोलूंगा एक डेफिनेशन बनाओ चार्ज का, तो आप क्या बताओगे? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसका प्रॉपर्टी है ये? क्योंकि मैटर नहीं होगा तो एटम नहीं होगा, एटम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ट्रांसफर नहीं होंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कैन नॉट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर। ये आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि इसको आप क्या मैटर से अलग करके कर सको। कि मैं ऐसा बोलूंगा कि दो अलग अलग सब्सटेंस ले लो, रब कर दो, लेकिन वो एटम भी नहीं है, मैटर भी नहीं है। पॉसिबल है क्या? ऐसा है क्या? मतलब हर यूनिवर्स में जिस भी चीज को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसी को तो बोला गया मैटर। उसी में तो क्या होता है? एटम। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या बना है? डेफिनेशन क्या बना है? सुन लो एक बात तो, और फिर बोलने की कोशिश करना। एटम क्या बोलता है? मैटर। चार्ज किसका डेफिनेशन बता रहे हैं? चार्ज। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कैन नॉट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर। इसको मैटर से अलग नहीं कर सकते, ये उसका इनहांस प्रॉपर्टीज है। तो कितने लोग इस डेफिनेशन को डिफाइन कर पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। एक ही जन, बस। बाकी लोग क्या है? कोशिश तो करो। आपके अंदर एक फिजिक्सिस्ट बैठा हुआ है, बोलोगे आगे आगे तो देखना आप स्कूल में भी छा जाओगे। सिर्फ फिजिक्स ही बोलोगे आप हर जगह पे। बताओ, बोल पाओगे कि नहीं बता पाओगे? क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कैन नॉट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम। ये कैन नॉट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप मैटर से अलग होकर इस चीज को डिफाइन कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ गया? तो अब क्लियर है इतनी सारी चीजें। अब एक बात आता है कि पॉजिटिव चार्ज किसको बोलता है और नेगेटिव चार्ज किसको बोलता है। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस which are having efficiency of electron is called negative charge. The substance which are having efficiency of electron is called positive charge. तो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता? प्रोटॉन का ट्रांसफर क्योंकि वी हैव अ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझो, आज बता रहा हूं, हमेशा पूछूंगा, ठीक है? आज बता रहा हूं, हमेशा पूछूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? हो रहा तो बता देना, थोड़ा सा मैं स्लो कर दूंगा, लेकिन स्लो चलेंगे तो अपन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर प्रोटॉन की बात करूं तो किसको याद है? प्रोटॉन का मास 6.67, 27 कई जगह पे 24 है, दैट शुड बी डिफरेंट मैटर, 27 kg। और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन, सुने हो नाम? न्यूट्रॉन का मास 1.6749 10⁻⁻27 kg। तो सबसे ज्यादा मास किसका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हाईएस्ट पार्टिकल होता है एटम का। उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। उसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना कम होता पता? सोचो, 1800 टाइम छोटा है उससे। कितना टाइम? 1800 टाइम। समझते हो 1800 टाइम का मतलब बहुत ज्यादा है ना? तो इसीलिए कोई भी सब्सटेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं करते। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? चार्ज। तो चार्ज का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? बन जाएगा चार्ज। तो अभी जितनी सारी चीजें बताया सबको क्लियर है? खुद से नोट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। चलो एक और टिप्स बता रहा हूं, अगली क्लास में पूछूंगा। मेरे पास 2 सब्सटेंस है। मेरे पास एक सब्सटेंस ऐसा है, एक रॉड है मान लो, और आई हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ। मेरे पास एक क्लॉथ, ठीक है? मैं इन दोनों को आपस में क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। तो इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। पंगा ये है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। पंगा क्या है? कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। आज लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। तो तैयार हो आप? तैयार हो आप? दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शनल ऑर्डर। याद रहेगा?
कितने लोग याद करके आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास? नहीं करेंगे? पक्का? क्या लिखा हूं? फार नहीं लिखा हूं, फर लिखा हूं। कैसे करते हो यार? देख रहे हैं काफी लोग ना। फर देखे हो? फर देखे हो? फर फिनानेल, सेकंड क्या होता है? फिनानेल। सुने हो नाम? सीलिंग वेक्स, पहली बार देख रहे हो क्या? 12th फर्स्ट टाइम है अपना? फर्स्ट टाइम है, ठीक है। ग्लास, ग्लास के बाद क्या हो गया? फर, फिनाइल, ग्लास, पेपर, ग्लास, पेपर, सिल्क, ठीक है। एक वर्ड पेपर, सिल्क, नाम सुने हो सिल्क का? सिल्क। उसके बाद था ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी ये भी सुने हैं कि देखें? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बाद वुड, वुड सुने हो आप? मेटल सुने हो ना? इसके क्या सीक्वेंस को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं क्या? इस सीक्वेंस को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं क्या? रबर, रेजिन, रेजिन नाम सुने हो? नहीं सुने हो? क्या बोल रहा है? 10 कट गया क्या? सॉरी यार, कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्त, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये होगा 12, ठीक है। एम्बर, एम्बर का नाम सुने? सल्फर, सल्फर भी नहीं सुने? फिर 14 क्या होता है? इबोनॉइट, इबोनॉइट, ठीक है, इबोनॉइट। ये टोटल कितने सब्सटेंस बताया हूं मैं? 14। इस सीक्वेंस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये जैसे का वैसे सीक्वेंस रहना चाहिए, ठीक है। होगा क्या पता है इस सीक्वेंस का फायदा क्या है? इस सीक्वेंस का मैं आपको फायदा बताता हूं। आप ऐसे लिखना, ऐसे। अब अगर मान लो कि मैं फर और ग्लास को आपस में रब करता हूं, तो सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है? तो फर पॉजिटिवली चार्ज होगा और ग्लास क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। नहीं समझ में आया? आ गया क्या? अगर मैं ग्लास को और सिल्क को अगर रगड़ूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा और नेगेटिवली चार्ज क्या होगा? क्लियर है मेरी बात? अगर ह्यूमन बॉडी को मैं वुड के साथ अगर रगड़ूं तो पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा? सुपर्ब। अगर मेटल को मैं एम्बर के साथ अगर रगड़ूं तो? समझ गया ना? आसान है ना? लेकिन इसको याद कैसे करोगे? कोई ट्रिक तो होना चाहिए ना? आगे क्लासेस में मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। एक छोटा सा गाना गा दोगे, हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? तो पहले इसको याद कर लो, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा। पूछो क्यों? क्यों पूछो? शॉर्टकट्स नॉट अलाउड ना क्लास में। और वैसे भी अपना कंपटीशन क्लास नहीं, आपको कौन सा क्लास है? एकेडमिक क्लास है, तो फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे अपन? एकेडमिक। क्लियर मेरी बात? तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूछूंगा। ये सारा चीज जितना भी बताया ना अभी मैं, ये सारा चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसमें? अपने ऐप पे। तो आप इजिली वहां से डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे, आप पढ़ लोगे।